हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की और जो इलेक्शन कमीशन के साथ उनका एक तनाज़ा चल रहा है। लग रहा है कि जो एक तनाव है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वो बढ़ता ही चला जा रहा है और अब तो इल्ज़ामात भी जो लग रहे हैं ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से वो भी कुछ इंटेंस ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो मुखालफत है दैट्स बिकमिंग क्वाइट द हीटेड इशू, जिसकी वजह से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन पर मुसलसल हुकूमत की तरफ से तनकीद हो रही है। चंद रोज़ कबल भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की आज़म स्वाति साहब ने, वफाकी वज़ीर हैं, और आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दोबारा से उसी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो दोहराए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब के इशारों पर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने ये भी कहा कि जो तकर्री हुई थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, वो मजबूरन हुकूमत ने की थी, मजबूरन उस पर राज़ी हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो दीगर दो मेंबर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त की या उनको एडवाइस किया कि वो भी इलेक्शन कमिश्नर के जो फैसले हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी सोच सकती है, मगर अभी तक ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो ये मामला है, इसके ऊपर जो सेनेट की कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसके अंदर भी बहुत अनप्लेजेंट सीन्स इसी हवाले से देखे गए। वहाँ भी इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमत की तरफ से। उसके बाद जो कमेटी थी उसने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, अब हुकूमत वहाँ से वॉकआउट कर गई और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुसव्वदा है इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा और हुकूमत वहाँ से पास करवाने का इरादा करती है। ये क्या सचमुच इशू कितना एक पॉइंट बन सकता है फॉर फर्दर कॉन्फ्रंटेशन नॉट जस्ट बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट बट अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये कितना एक संजीदा मामला बन सकता है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर जो गुफ्तगू अब जिस तरह की हो रही है, अब बहुत लगता है कि अब तो हुकूमत की तरफ से ज़ाती हमले हो रहे हैं, ज़ाती इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इतनी तनकीद हुई जो आज़म स्वाति साहब ने गुफ्तगू की, पार्लियामेंट्री कमेटी की, अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उस तरह के इल्ज़ामात दोहरा दिए। सर ये मामला जो है, आप तो इसको ठंडा करने का कोई इरादा ही नहीं रख रहे। देखिए आप अभी भी थोड़ा सा ना, आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाती साहब ने की और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने की या फवाद भाई की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसको आप मवाजना करने से पहले, उसकी मंतक को समझने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। 1 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 महीना उस पर डेलिब्रेट किया और एक वर्डिक्ट पास किया कि एज पर लॉ होने चाहिए, लेकिन क्या जो बैलेट पेपर है वो सारी उम्र के लिए सीक्रेट तो नहीं रह सकता, वो खुफिया नहीं रह सकता। उसको क्लियर करने की उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप इसको ट्रेसेबल बैलेट कर दें या इसको जो है ना बायोमेट्रिक को सिस्टम लेके आए कि ये बैलेट ट्रेस हो सके, आइडेंटिफाइबल सके। 1 मार्च को जजमेंट आई, 3 मार्च को इलेक्शन था, 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बैलेट नहीं छपवाए जो आधे घंटे में छप सकते थे। नतीजा क्या हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए जिनके पास वोट ही नहीं थे, और फिर जब चेयरमैन का इलेक्शन आया, जो भी गलतियां वहां पे हुई वहां गिलानी साहब हार गए और सीनानी साहब जीत गए। सो
इलेक्शन कमीशन का वहां पे जो रोल था, उस पूरे वर्डिक्ट आने के बाद हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते थे, वो थोड़ा ड्यूबियस जरूर था, वो डिबेटेबल था। फिर उसके बाद आप देखिए कि आज से कुछ 4 दिन पहले एक लेटर आया नादरा की तरफ से। नादरा ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी आई वोटिंग के हवाले से जो आपका और हमारा जो प्लान है उसको आगे ले जाने की जरूरत है और आपके डिपार्टमेंट से थोड़े डिलेज आ रहे हैं। 2023 का इलेक्शन आ चुका है, काइंडली इकट्ठे मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। और हमारे पास एक बेहतर सिस्टम है, 2.4 अरब रुपए का है, हम वो आपको देने को तैयार है जिससे आप आई वोटिंग का सिस्टम ओवरसीज पाकिस्तानी को दे सकते हैं। तो वापसी पे जो खत आया वो आप उसकी मन तक चेक कीजिए, उस पर लिखा हुआ था कि जो लेटर लिखा गया वो एक स्टाफ ऑफिसर ने लिखा है जो कि हमारे शान शान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो टोन इस्तेमाल करी है वो ऐसे लगता है इलेक्शन कमीशन नादरा के नीचे आ गया है। और तीसरा ये कि आप ये जो आप सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बनाया। मतलब आप ये देखिए कि वो जो गुफ्तगू थी उसमें वो शो करता है कि मतलब इलेक्शन कमीशन की जो अपनी एक सेंसिटिविटी है अपने टेरिटोरियल राइट्स की वजह से वो कितनी हाई रखी हुई है। इसी को लेके जब आगे बढ़ते हैं, जब यही पार्लियामान यही कानून एक कानून साजी करके एक लॉ लेके आता है कि जनाब 2000 जो नासिर मुल्क साहब की डायरेक्शन थी जो कि 2017 में भी आई थी कि जी गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए और इलेक्शंस को ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी अभी मार्च की बात है कि आप इलेक्शन का एक नया प्रोसेस लेके आए। सेनेटर साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप बिल्कुल सर, हो सकता है कि आपको रिजर्वेशंस हो, कुछ खदशात हो इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर, पर सर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वफाकी वुज़रा जो हैं या कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। अब मुझे बताएं कि अब हम कैसे फ़र्क रखें जो जिस किस्म की गुफ्तगू आपके वुज़रा कर रहे हैं और जब आप लोग तनकीद करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे कि वो जुडिशरी पे अटैक कर रही है। बिल्कुल एक जैसा रवैया है दोनों का। यकीन जानिए, मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जब इनकी टेरिटोरियल राइट्स के अंदर कोई मार्जिन करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही हो, वो उसको फौरन कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। जब कानून साजी की जाती है और एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो कि गवर्नमेंट के नीचे आती है उसको कहा जाए तुम ये करो और वो आगे से कहे जी नहीं हम नहीं कर सकते, और उसके मुकाबले में 37 मुज़हक्का केस की सर मेरा सवाल कुछ और था। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कुछ पूछ ही रही हूँ कि अब क्या फर्क रह गया आप लोगों में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स में जो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करते थे। 30 सेकंड आपका जवाब दूंगा। आप वो 37 पॉइंट्स एक एक करके मुझसे डिस्कस कर लें, एक एक मैंने लिख के रखे हुए हैं कि जी ये जो मशीन है वो बेईमान हो सकती है, मशीन को रखेंगे कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे, वो तमाम लॉजिक्स पे बात कर लें जो कि ईसीपी नहीं बनता। ये इंटेंशन शो करती है कि ईसीपी अपने आप को पार्लियामान से शायद अलहदा समझता है। तो डू यू थिंक कि जब कोई कानून साज एक इदारा जो कि कानून साज इदारों के नीचे आता हो वो अपना करने से इनकार करे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके जी चुप करके बैठ जाए, ठीक है जी, तो फिर आप लोग भी वही करेंगे जो पीएमएलएन की लीडरशिप ने किया, आप ये कह रहे हैं? जी चले सर, या वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन। कुंडी साहब बहुत देर से इंतजार करें। जी कुंडी साहब, सेनेटर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इल्ज़ामात लगा रहे हैं सर, वो भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इट्स वो पार्लियामेंट को संजीदगी से नहीं ले रही, वो पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लेजिस्लेशन करने के इदारे को क्वेश्चन करते हैं। सर क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने अपने भाई ओन साहब की बातें सुनी जो अभी आपने इसके पर क्वेश्चन किया, और आपने जो इंट्रो में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई अपने वफाकी की आज, देखें क्या मदाखलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट की उससे। देखें इन्होंने जो है अपना भेजे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन में जो है उसने रिजर्वेशन शो की है तकरीबन 37 पॉइंट्स पे। अब तो ये बनता था कि ये बैठते, पहली बात तो यह कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठते, अपने इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन के साथ, और जो बिल असेंबली में पास करते, चाहिए तो यह था कि ये मुतफिका तौर पर होता। फिर भी चलो इन्होंने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, इन्होंने खुद कर लिया, वैसे भी किया। फिर जब रिजर्वेशन है तो कम से कम आप उनके साथ बैठे, उनकी रिजर्वेशन दूर करें। आप अगर उनको बोलें कि आपने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नम में जाएं, अगर हमारी बात नहीं माने तो आप लोग जहन्नम में चले जाएं। कैसे पैसे पकड़े हुए हैं, किसने पैसे दिए? पहली बात तो ये है कि अगर एक वफाकी वजीर इल्जाम लगाता है तो उसको चाहिए कि वो सबूत भी पेश करे। आज ये कह रहे हैं कि हमें मजबूरी के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना पड़ा।
ये तो वो जमात है ना जो कहते हैं कि वो किसी से इमरान खान साहब नहीं डरते, कोई जो है वो सौदाबाजी नहीं करते, कोई प्रेशर में नहीं आते। तो फिर वो कौन सी प्रेशर था, वो कौन सी सौदाबाजी थी, वो कौन सी चीज थी जिसपे इमरान खान साहब भी बड़े प्रेशर में आ गए और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया। और आज फिर ये लोग जो है अपने 2 मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के उनको वर्गला रहे हैं कि आप अपने चेयरमैन के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खड़े हो जाए। देखिए वो एक आईनी इदारा है। आईनी इदारे अगर आपके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो आपका ये काम नहीं है कि आप तो सियासतदानों को अपने मुखालफिन को चोर और डाकू तो कह देते हैं, तो आज आप इदारों को भी ये बयान देते हैं। हम हमारे मुख्तलिफ इदारों के ऊपर रिजर्वेशन है, लेकिन कभी हमने ये इल्जाम नहीं लगाया कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नम में जाए, इनने पैसे पकड़ लिए हैं। इन्होंने बेसिकली मसला ये है कि पहले एक मशीन आई थी जिसकी वजह से इलेक्शन जीते, अब ये दूसरी मशीन लाना चाहते हैं कि हम शायद दूसरी मशीन की वजह से भी हम इलेक्शन जीत जाएं। तो ऐसी चीजें होती। माजी में भी देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मुख्तलिफ मुल्कों में इस पे तजर्बे हुए हैं जो कि नाकाम हुए हैं। तो लिहाजा जो है अगर आपको इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं वो इदारा है जिसमें इलेक्शन कल कराने हैं, जिसमें हमारी रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन दूर करें कि उनके ऊपर इल्जाम लगाएं। ऐसी चीजें नहीं तो जो ये कहते हैं। आज फिर आप देखें, आज 2 वज़रा फिर बैठे, एक वजीर साहब थे और एक अपना उनके एडवाइजर साहब थे वजीर आजम के, उनमें फिर जाके इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक इदारे को जो है वो क्वेश्चन मार्क करें। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू आपने इलेक्शन करने, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठे हैं और इस मसले का हल निकालें, न कि आप मशीनों के। सर अब कुंडी साहब ब्रेक लेनी है या नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और एक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फैसल करीम कुंडी साहब से और सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब से, और हम बात करें जो EVMs के ऊपर इस वक्त हुकूमत की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। जी सेनेटर साहब, जो ये अब कुंडी साहब ने सिर्फ सवाल उठाया ये बहुत अहम है, और जो आज़म स्वाति साहब ने सेनेट कमेटी के अंदर से ये गुफ्तगू शुरू की, पैसों का जिक्र किया, कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है उसके ऊपर बहुत दबाव था टू एक्सेप्ट हिम एज इलेक्शन कमिश्नर। तो सर ये बताएं कि ये किसका दबाव था? आप लोगों की तो इतनी इंडिपेंडेंट और ताकतवर हुकूमत है, आपके ऊपर कौन दबाव डाल सकता है किसी को एक्सेप्ट करने के लिए किसी पोजीशन पे? आपको अगर थोड़ा अंदाजा हो, जो सेनेट की जो कमेटी का इजलास हुआ था, वहाँ तस्लीम हैदर साहब उसको चेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया था। हमारे 2 पॉइंट थे। हमने कहा जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी उसी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये मशीन तैयार की गई है, और इसके ये खदोखाल है। आप मशीन की तफसीलात में देख के हमें बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने वो जो 37 पॉइंट्स दिए, वो ऐसे लगता है 37 जो वो किसी जमाने बाइबल के। मेरा आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगली बात सिर्फ इसके साथ है। दूसरा हमने ये कहा आप मशीन में जो तब्दीली लाना चाहते हैं, नई मशीन बनाना चाहते हैं, वो बना दें, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जिसका तो टाइम ही नहीं है ना, मशीन ये बदयानत मशीन है, ये बेईमान मशीन है, ये मशीन को रखेगा उस पे आके थोड़ा टेम्पर लूज हो जाता है। और ये लॉजिक है। आरफा बीबी, आई कैन अश्योर यू इफ यू वर देयर सिटिंग इन दैट सेनेट कमेटी, आप भी पेशेंस लूज कर जाते हैं। एक गवर्नमेंट का इदारा है। आरफा बीबी आपको बताऊं, गवर्नमेंट का काम कानून साजी करना है, और अगर हर इदारा वापसी पे ये जवाब दे कि ये तुमने कानून ठीक नहीं बनाया, मैं इसलिए कानून को फॉलो नहीं करूंगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब जो हमारे एक आइन ने ताकत आप सर तो नहीं सर, एक सेकंड सर, सेनेटर साहब यहाँ रुक जाएं। सेनेटर साहब ये बताएं कि मतलब कि अगर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हुकूमत कोई कानून पास करना चाहे और आगे से आपको रेजिस्टेंस आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो चाहे वो सहाफियों से हो, तो आपको गुस्सा चढ़ जाएगा और आपका जो जी चाहेगा आप कहेंगे, और वो इल्जामात जो है वो संजीदा नहीं है। स्वाति साहब ने अगर कहा कि पैसे पकड़े हुए हैं तो उनको गुस्सा चढ़ गया, वो कह रहे हैं कि हुकूमत पे दबाव था इनको एक्सेप्ट करने का। अब ये तो किसी के गुस्से के अंदर ये बात नहीं कही होगी ना। एंड सर फिर वही बात कि आप में और PMLN में क्या फर्क रह गया? रेजिस्टेंस और एतराजात अगर लॉजिकल हो तो मेक सेंस। 2 लोग आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कुंडी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, बात हो सकती। एक होता है जिसपे डिनाइल पे चले जाना
कि नो मैटर व्हाट यू डू, मैं इसको नहीं मानूंगा। ये जब सिचुएशन आ जाए ना, तो फिर वहां पे एक इस तरह की बन जाती है कि आपके टेम्परामेंट लूज हो जाते हैं, आप ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं। और यकीन जानिए, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार-बार कहते रहे हैं कि पीएमएलएन ने भी ये किया, आप क्यों उन पे तनकीद करते हैं? से लेके आज तक 51 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन है जिसपे किसी ने एतराज ना किया हो। सारे के सारे कहते हैं इलेक्शन मुतनाज़ा है, सारे समझते हैं टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जब एक गवर्नमेंट इस काविश में इतना दूर आ चुकी है और हमें नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे और बिला वजह इस जमहूरियत में एक बेहतरीन मौका दबाव किसने डाला था? सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए दबाव किसने डाला हुकूमत पर? सही, मुझे नहीं अंदाजा, ये तो मेरे पेरोल से ऊपर की बात है ना, मैं उस पर आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन, उनको पता होगा, मैं तो उसके ऊपर अंदाजा नहीं है। बट यू थिंक ये हो सकता है? हायर किया गया था जी, मुझे अंदाजा नहीं है। मैं लेकिन एक बात बताऊं कि ये डू यू थिंक कि आप हमारी नेक नीति पे शक नहीं कर सकते। जब उनको इस पोजीशन किया गया था तो यकीनन गवर्नमेंट को सारा पता होता है कि पीछे क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या ताल्लुक होगा, क्या रवाबित है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर चीज को जजमेंटल ग्राउंड पे लेके आते हैं। वो समझते हैं एक बेहतरीन ऑफिसर एक बेहतरीन जगह पे परफॉर्म कर सकता है और उस हिसाब से चलते हैं। नहीं सर, बेहतरीन तो नहीं ना, आप तो कह रहे हैं दबाव डाला था। अच्छा सर, सेनेटर साहब अब फैसल करीम कुंडी साहब से भी जवाब ले। कुंडी साहब, अब ये बताएं कि क्या आपको कुछ हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है? क्या जॉइंट सेशन में वो ये बिल ला रहे हैं? क्या आपसे कोई पार्लियामेंट के अलावा कहीं कोई गुफ्तगू हुई है? आप लोगों के साथ बैठे हैं? ये मैंने भी मतलब अपने सीनियर से सुना है कि गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम जॉइंट सेशन में ये चीज अप्रूव कर ले तो इसमें खैर कानूनी चीज ही क्या करिएगा? आई थिंक फैसल करीम कुंडी साहब इज नॉट विद अस, तो मैंने बात इंटरप्ट की थी सिर्फ इसलिए कि वो भी अपना मौक़िफ़ दे दें, बट ही इज़ नॉट देयर। तो सर बताएं, अब आप लोगों ने फैसला कर लिया इसको जॉइंट सेशन में लेके जाने का? हमने डिसीजन कर लिया और मतलब ऑब्वियसली मतलब मेरी अभी अली मोहम्मद खान साहब से भी बात हुई है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग, येट ऑब्वियसली अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना है कि इसको अगर किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैं एग्जैक्ट उसका कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता, बट मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा फोरम पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं है जो कि ज्वाइंट सेशन है, जिसमें 100 सेनेटर्स और 300 के करीब कौमी असेंबली के मेंबरान इकट्ठे मौजूद हों और उसमें कानून साजी डिस्कशन होगी और एक लॉ कानून आएगा। अब उस कानून को फॉलो करना यकीनन पाकिस्तान में हर इदारे के ऊपर बाइंडिंग है, और अगर बाइंडिंग नहीं हो सकता तो फिर उसकी कानूनी जो भी निकलेगी वो तो बाद में फिर देखी जाएंगे उसको। बट सर, ये कब तक फैसला होगा कि आप लोग जॉइंट सेशन में लेके जाएंगे? नहीं, वजीर आजम साहब कब इस मामले को देखेंगे और फैसला करेंगे? आई थिंक इसी वीक में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट। अगर आपने गौर से देखा हो जो 37 नकात जो निकाले हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, उसमें पहला पॉइंट यही रखा था कि जी टाइम बहुत थोड़ा है, और हमने उन्हें कहा था कि टाइम थोड़ा नहीं है, ये मशीनें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन 6 मंथ्स टोटल जो मशीनों की तादाद है वो सिर्फ 3,75,000 चाहिए। हम 6 महीने में ये मशीनें तैयार कर सकते हैं एज पर देयर स्पेसिफिकेशन। दूसरा उनका जो इशू था कि पैसे के हवाले से, वो भी हमने कहा कि हमने बजट में ऑलरेडी इस साल फंड्स लिए हैं, तो हम तो बहुत क्लियर है इस मामले पे। अब ये जो कानूनी हिंचेस हैं उसको रिमूव करने के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन के जो एतराजात हैं उस पर उन्होंने कहा था स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक सूरत हाल के हवाले से। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे FBR का और उनके जो ताज़ा तरीन इक़दामात या कोशिशें हैं नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए। इसी हवाले से एक ऑर्डिनेंस जो है वो भी जारी कर दिया है, जिसके नीचे FBR को वसी इख्तियारात दिए हैं नॉन जो टैक्स फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। अब इस ऑर्डिनेंस के नीचे जो FBR है वो नॉन टैक्स फाइलर्स के मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक कर सकेगा, उनके बिजली और गैस के कनेक्शंस भी काट सकेगा। इसके साथ साथ FBR जो है ये कार्रवाई सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो रजिस्टर ना होने वाले रिटेलर्स हैं उनके खिलाफ भी कर सकेगा।
ऑर्डिनेंस के तहत एक नई शिक का भी इजाफा किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसके ज़रिए एफबीआर जो है वो नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर भी जारी करने का इख्तियार रखता है, और नादरा को भी फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का जो डेटा है वो एफबीआर के साथ शेयर करने का पाबंद किया गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो हसन साहब। जी हसन साहब, यू नो ऑब्वियसली जब से ये हुकूमत पावर में आई है हम ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना है। अब ऑब्वियसली जिस तरह की इस वक्त मईशत की हालत है, लगता है दबाव एक दफ़े फिर बढ़ आए हुकूमत पे। पर सर ये जो नए इक़दामात हैं या नए पावर्स दिए गए हैं एफबीआर को, आप इनको किस तरह से देख रहे हैं? जी आरिफा, शुक्रिया। देखिए, मैं तो इनको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में लोग टैक्स देना नहीं चाहते, और अगर आपने उस मुल्क में टैक्स वसूल करना है तो जाहिर है कि उस मुल्क की टैक्स एजेंसी को आपको पावर्स देनी पड़ती हैं। हम बहुत अरसे से 2-3 बातें कर रहे थे। हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें डेटा का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये बातें ऐसी हैं बारह पिछले कई सालों में होती रही हैं। अब हुकूमत ने ये एक कदम लिया है और एफबीआर को एम्पावर किया है, तो टेक्निकली तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की जाएगा। देखना यह है कि हुकूमत की ताजर बरादरी, ट्रेडर्स, आपको पता है कि बाहर उन्होंने पहले भी कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उनको 40 दिन की वो थोड़ी सी छूट दी गई है। तो ये देखना है कि हुकूमत कितना साबित कदम रहेगी इस पे। बट हसन साहब, यहाँ दो मामले हैं ना, अब एक का आपने जिक्र कर दिया, वो ये है कि ऑब्वियसली एक रिएक्शन आएगा और फिर रिएक्शन हुकूमत उसको विथस्टैंड कैसे करेगी, मगर साथ साथ ये भी है कि अब जब इस तरह के पावर्स दिए जाते हैं किसी भी एक रियासती इदारे को, तो उसके बाद फिर तनकीद भी बहुत होती है कि जो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बना देते हैं। उसके अंदर बिजनेसमैन फिर परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं। नैब के हवाले से हम शिकायत सुनते रहे, अब कहीं एफबीआर के बारे में वैसे ही पहले बहुत शिकायत हैं। बढ़ नहीं जाएंगी इस तरह के इक़दामात जब किए जाएंगे, इस तरह के पावर्स दिए जाएंगे? देखिए, दो इसमें बातें हैं आरिफा। एक तो ये है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत जब कोई भी कदम लेती है तो उस पर तनकीद आती है, ठीक है, नाक़दीन उस पर तनकीद करते हैं। एक इशू है पावर्स का, एक उनकी इस्तेमाल का इशू है। अगर तो एफबीआर के पावर मिलते ही पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ निकल पड़े और पकड़ धकड़ शुरू हो जाए और सबको बंद कर दे, तो जाहिर है कि एक मुल्क में शोर गुल उठ जाएगा। यहाँ पर फिर मामला फहमी आती है सिविल सर्वेंट्स की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कि वो इन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उनको मेरा ख्याल में कि वो कुछ टेस्ट केसेस बनाएंगे, वो कुछ बड़े लोगों पे हाथ डालेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि बाकी लोग डर के दें। मेरा नहीं ख्याल कि इस पावर का मतलब ये है कि ये जो पेनल्टीज़ बढ़ी हैं, जो पकड़ धकड़ है, ये कोई बड़े स्केल पे अचानक शुरू कर देंगे। उस तरह से तो ख़ुद उनका जो पावर है वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगी, लोग सड़कों में निकल आएंगे, अनरेस्ट हो जाएगा। तो पावर्स का होना और उनका इस्तेमाल, ये दो फ़र्क चीज़ें हैं, और इसमें मामला फहमी का ज़रूर काम मेरा ख्याल है वो लेंगे और लेना चाहिए उनको। और सर, ये जो इंफॉर्मेशन शेयर होने के हवाले से मामला है, क्योंकि ये भी हम कोई नई दफ़े पहली बात नहीं हुई, मेरे ख़्याल में ये हम 2008 के बाद से कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं कि नादरा के पास बहुत डेटा है, वो एफबीआर के साथ शेयर हो जाए। तो आप लोग भी, ऐसे लोग जिन जो शायद टैक्स इतना नहीं दे रहे जितने वो खर्च कर रहे हैं पैसे, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट हमेशा मसला ये रहता था कि जी नादरा का डेटा अगर एफबीआर के साथ शेयर करना है तो उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। क्या वो भी अब अमल होगा इस ऑर्डिनेंस के बाद? देखिए, उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि पहले जहाँ तक मुझे पता है ये बात हुई कि एफबीआर अपना डेटा शेयर करें नादरा से। एफबीआर का जो डेटा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जाहिर है कि इनकम, लोगों के एसेट्स हैं, और एफबीआर ये चाहता था कि ये क्योंकि उनका काम है तो ये डेटा नादरा से की गई है। जो हुकूमती मशीनरी है, किसी भी थर्ड वर्ल्ड, उसकी बड़ी लिमिटेशंस हैं।
अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान बना दी हैं, बड़े बड़े एल्गोरिदम्स हैं, आप डेटा माइनिंग करें, आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, आपको ये पता है कि हर शख्स कितना ट्रैवल कर रहा है, मुल्क में कितनी दफ़ा आ रहा है, कितनी दफ़ा जा रहा है। लोग ऐसे हैं जो साल में 12-12 दफ़ा बाहर आते जाते हैं, वो टैक्स नहीं देते, घरों के उनके बिल 1-1 लाख रुपए के हैं, वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये डेटा हम कंसोलिडेट करें और वो डेटा केस बाय केस बेसिस के ऊपर हम एफबीआर को प्रोवाइड करें और एफबीआर देखे कि भाई इसने टैक्स दिया है कि नहीं दिया तो जाहिर है कि उसको फिर वो नोटिस इशू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करके जाहिर है कि उस प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत है कि वो कितना एक्यूरेट है। लेकिन ये देखें डायरेक्शनली ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ही के प्रोग्राम में आरफा और कई और प्रोग्रामों में ये बात हुई कि जी एफबीआर कहता है टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता, डेटा को यूज़ नहीं करता। ये सारी वो बातें हैं, अगर आप ज़रा माजी में नज़र डालें जो हम सारे लोग करते आए हैं कि करनी चाहिए, तो डायरेक्शनली तो मेरा ख्याल नहीं, अगर इस पर कोई एतराज़ करेगा तो एतराज़ बराए एतराज़ है, क्योंकि ये सब इश्यूज़ मेरे ख्याल में छोटे मोटे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर कोई कानूनी कतगन है तो वो भी रिमूव की जा सकती है, पर मेरा ख्याल है कि नादरा इस लॉ के अंडर अब ये इंफॉर्मेशन एफबीआर को बिल्कुल दे सकता है। मसला सिर्फ सियासी है, जो मैंने आपको पहले कहा कि ये कितना प्रोटेस्ट करते हैं लोग, हुकूमत कितना इस पर कायम रहती है और एफबीआर कितनी मामला फहमी से इन पावर्स को इस्तेमाल करती है, ये इसका असल टेस्ट है। टेक्निकली ज़ाहिर है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है और होती रहेगी, लेकिन ये है कि इन पावर्स में डायरेक्शनली मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता। अच्छा सर, और ये जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं रिएक्शन का, आई मीन ये क्या यू थिंक कि ये एक वजह है कि उन्होंने इसको ऑर्डिनेंस को इसलिए पास किया है क्योंकि यू नो इसकी एक ऑब्वियसली लिमिटेड वक्त होता है इट्स अनलाइक अ कानून जो पार्लियामेंट से पास होता है, तो क्या रिएक्शन इस ऑर्डिनेंस के होते हुए ही आ जाएगा जो लोग खुश नहीं होंगे इन पावर से? देखिए बिल्कुल, ये जो अब कानून साजी की बात है ना, जाहिर है कि हुकूमत को फिर अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस के साथ एक ये टाइम बाउंड चीज़ है और अल्टीमेटली हुकूमत को इसको असेंबली में लेके जाना पड़ेगा, सेनेट में लेके जाना पड़ेगा और पास करेंगे। ये भी हो सकता है कि हुकूमत इसको फिर अगले फाइनेंस बिल के साथ कोशिश करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना अरसा वो ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो असेंबली में डिबेट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर ये इस सिचुएशन में असेंबली में लेके जाते तो जाहिर है कि उस पर टाइम लगता। आपको पता है कि ये बेसिकली ये रेवेन्यू जो ईयर है 3 महीने इसमें गुजर चुके हैं और इसी बहस के अंदर काफ़ी टाइम गुजर जाना था। वैसे एफबीआर के आपने देखा है कि इस साल के रेवेन्यू टारगेट अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात है और ये जिस तरफ जा रहे हैं, जो शौकत तरीन साहब ने जो बात की थी आते ही, अगर आप याद करें तो ये बिल्कुल उसके लाइन में है। उन्होंने कहा था कि जी हमने जो पीओएस है उसको वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्या आईएमएफ की भी इस हवाले से कोई कंडीशनैलिटीज या दबाव था या ये सिर्फ एक इंटरनल फैसला है? देखिए आईएमएफ का दबाव बिल्कुल आपकी फिस्कल साइड के ऊपर है कि आपने बजट स्पेस क्रिएट करनी है। अगर आप फिस्कल स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपको बाकी जगह पे पेट्रोलियम लेवी वगैरह पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। जाहिर है कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक स्ट्रक्चरल उनसे बात हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर वो जोर लगाया है। उनका फोकस ये है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिस्कल डेफिसिट। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक हो, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक इंसिडेंट की माइनॉरिटीज़ के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे जो रहीम यार ख़ान में एक हिंदू ख़ानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल हक साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार रहीम यार ख़ान। वेलकम टू द शो इरफान साहब। जी सर बताएं क्या वाक़या ये पेश आया? जी आरिफा, ये कोई 1 हफ्ता कबल का वाक़या है। एक हिंदू भील फैमिली है, ये करीबी शहर के एक बस्ती है, बस्ती कहूर खां, वहाँ के ये रेजिडेंट्स हैं। और ये कपास जो कि जिसको हम रॉ कॉटन भी कहते हैं, फूटी कहते हैं, उसकी चुनाई कर रहे थे। करीबी वाक़या एक चक है 106 पी। तो वहाँ जब ये चुनाई करते हुए ये कोई 5 से या 6 से ज़्यादा लोग थे, जब ये गर्म मौसम की वजह से इनको प्यास लगी तो करीबी चक के साथ ही वाक़ एक मस्जिद के बाहर एक नल है पानी का, वहाँ से ये पानी पीने के लिए गए।
तो जब ये पानी वगैरह भर रहे थे तो वहाँ के कोई मुकामी ज़िम्मेदार हैं, तो उन्होंने इनको मना किया। और जिस तरह मैंने वहाँ के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इनको जो है जी वो उन ज़िम्मेदारों ने जो मारा पीटा भी आप पानी क्यों भर रहे हैं मस्जिद के नल से। तो बाद में जब ये अपनी कपास की चुनाई मुकम्मल करके उसको ऑफलोड करने गए, तो उसके बाद दोबारा वो जो ज़िम्मेदार हैं उनको अपने डेरे पे ले गए और उनको जो है दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाया। जी आरफा। तो सर इसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि कुछ इतलात इस तरह की भी थी कि इनको ना सिर्फ तशद्दुद इन पर किया गया बट यरगलबाल भी बनाया, वहाँ ज़बरदस्ती रोके भी रखा। ये कितने अरसे के लिए इनको वहाँ रोके रखा? जी ये जो इन्होंने होस्टेज किया ना जी, ये सेम डे पहले जब इनिशली इन्होंने उनको मारा उस फैमिली को, तो उसके बाद जब वो उन्होंने अपने काम ख़त्म किया कपास चुनने वाला, तो उसके बाद ही मतलब 2 या 4 घंटे बाद उन्होंने अपने डेरे पे जाके उनको यरगमाल बनाया और वहाँ पे फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। जी। और सर फिर उसके बाद छोड़ने का फैसला उन्होंने खुद किया या पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हुई और कोई एफआईआर अब रजिस्टर की है इस हवाले से? अच्छा, उसके बाद जब ये जो विक्टिम फैमिली है वो जब करीब ही पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट है वहाँ पे जब एफआईआर दर्ज कराने गई, तो इतलात ये हैं कि वहाँ पे जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इसलिए इनकार कर दिया कि वो जो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया इनको, उनकी मुकामी एक रूलिंग पार्टी के एमपीए हैं, उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इस वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। बाद में इन लोगों ने, इनके दीगर बरादरी के, भील बरादरी के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन तब भी बात ना बनी। फिर बाद में ये सेम डे या कोई 1-2 दिन के बाद इन्होंने एक्सेस की, जो पीटीआई के एमएनए जावेद वड़ैच हैं उनके पास गए, तो उन्होंने फिर इनकी मदद की और उनकी मदद से फिर एफआईआर दर्ज हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।